प्रधानमंत्री इमरान खान को दोपहर करीब 3 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी पाकिस्तानी रेंजर्स ने की। इमरान खान 2 मुकदमों में जमानत के लिए हाई कोर्ट पहुंचे थे। चश्मदीदों की माने तो जैसे ही इमरान खान हाई कोर्ट में दाखिल हुए, वैसे ही पैरामिलिट्री फोर्स भी अदालत में दाखिल हो गई। पुलिस के मुताबिक इमरान की गिरफ्तारी अल कादिर ट्रस्ट स्कैम केस में हुई है। इमरान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थक सड़कों पर उतरे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रूस में आज विक्ट्री डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर मॉस्को के रेड स्क्वेयर में परेड का आयोजन किया गया, जिसमें सेना की 125 गाड़ियां और 10,000 रूसी सैनिकों ने हिस्सा लिया। इस परेड में रूस ने अपनी ICBM और S-400 मिसाइल सिस्टम का प्रदर्शन भी किया। विक्ट्री डे पर अपने 10 मिनट के संबोधन में पुतिन ने कहा कि रूस के खिलाफ असली युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर सोवियत यूनियन की जीत के बाद से हर साल विक्ट्री परेड का आयोजन किया जाता है। कल कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। मतदान से एक दिन पहले भी राज्य में बजरंग बली वाली सियासत जारी रही। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी नेताओं ने भी हिस्सा लिया। हुगली में सीएम बसवराज बोम्मई मौजूद रहे और बेंगलुरु के एक मंदिर में केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। बाद में चुनाव आयोग ने शोभा करंदलाजे को नोटिस भेज दिया। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने धारा 144 का हवाला देकर हनुमान चालीसा के पाठ के आयोजन को रोकने की कोशिश की। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार भी बजरंग बली की शरण में पहुंचे। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया और कोलकाता के ठाकुरबाड़ी में उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अमित शाह ने भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया। उन्होंने BSF की कुछ विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास और उद्घाटन किया। अमित शाह ने भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की चर्चा की और कहा कि कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भुवनेश्वर में ओडिशा के CM नवीन पटनायक से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों ने एक ही बात कही कि हमारा रिश्ता पुराना है। ये मुलाकात किसी गठबंधन को लेकर नहीं हुई। इस दौरान नीतीश के साथ JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और संजय झा भी मौजूद थे। डिप्टी CM तेजस्वी यादव इस मीटिंग में मुख्यमंत्री के साथ नहीं दिखाई दिए। पहले माना जा रहा था कि इस मुलाकात में विपक्षी एकता को मजबूत करने के मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन नीतीश और नवीन पटनायक ने इस पर विराम लगा दिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी राजस्थान के माउंट आबू में कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप में पहुंचे। उन्होंने ट्रेनिंग कैंप में प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर भजन भी सुने। उधर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि वो भविष्य में यूनिवर्सिटी कैंपस में बिना अनुमति के नहीं आएंगे। गौरतलब है कि राहुल गांधी 5 मई की दोपहर यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के पोस्ट ग्रेजुएट मेंस हॉस्टल पहुंचे थे और वहां छात्रों के साथ खाना खाया था और बात की थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट के बीच की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। सचिन पायलट ने गहलोत के आरोपों पर खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की बातों से लगता है कि उनकी नेता वसुंधरा राजे हैं, सोनिया गांधी नहीं। दरअसल अशोक गहलोत ने दावा किया है कि वसुंधरा राजे ने संकट के दौरान सरकार बचाने में उनकी मदद की थी। सचिन पायलट ने 11 मई से गहलोत सरकार के खिलाफ पदयात्रा का ऐलान किया है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास हेरिटेज मार्ग पर 32 घंटों में 2 धमाकों की जांच NIA और NSG ने शुरू कर दी है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब के DGP से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। हेरिटेज मार्ग पर हुए ब्लास्ट मामले में पुलिस अभी तक कारणों तक नहीं पहुंच पाई है। पंजाब पुलिस के मुताबिक बम को फोड़ने के लिए डेटोनेटर का प्रयोग नहीं किया गया। जांच में किसी भी तरह के डेटोनेटर के इस्तेमाल की बात अभी तक सामने नहीं आई है। वहीं पुलिस ने आज फिर हेरिटेज स्ट्रीट पर फ्लैग मार्च किया। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में बड़ा हादसा हुआ। मुसाफिरों से भरी बस पुल से 50 फीट नीचे गिर गई, जिसमें 24 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 9 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। बस खरगोन से इंदौर जा रही थी और इसमें करीब 45 लोग सवार थे। गांव वालों के मुताबिक तेज रफ्तार बस पर ड्राइवर काबू नहीं रख सका और रेलिंग तोड़ते हुए बस सूखी नदी में जा गिरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और बॉलीवुड की हीरोइन परिणीति चोपड़ा जल्द ही 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के होने वाले हैं।
दोनों की सगाई की तारीख तय हो गई है। 13 मई को सेंट्रल दिल्ली में राघव और परिणीति एक दूसरे को रिंग पहनाएंगे। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सगाई कार्यक्रम की शुरुआत में अरदास का आयोजन किया गया है। इसमें राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा के परिवार के लोग और नजदीकी मौजूद होंगे। जब इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज दोपहर को गिरफ्तार कर लिया गया और ये गिरफ्तारी पाकिस्तान रेंजर्स के सैनिकों द्वारा की गई, जो वहां का एक नागरिक सुरक्षा बल है। और बड़ी बात यह है कि इमरान खान भ्रष्टाचार के एक मामले में जमानत लेने के लिए इस्लामाबाद की हाई कोर्ट आए थे और अदालत में पेशी से ठीक पहले उन्हें अदालत के रिकॉर्ड रूम में अपने फिंगरप्रिंट्स दर्ज कराने थे। वो उस रिकॉर्ड रूम में बैठे हुए थे, लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान रेंजर्स के 50 से 60 जवानों ने एक तरह से अदालत के अंदर मौजूद इस रिकॉर्ड रूम पर हमला कर दिया। शीशे तोड़ दिए गए, तोड़फोड़ की गई और ये सारे जवान इस रिकॉर्ड रूम के शीशे तोड़कर अंदर घुस गए और इन लोगों ने इमरान खान को वहीं से गिरफ्तार कर लिया। और इसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना शायद खुद इमरान खान ने भी नहीं की थी। आप इन तस्वीरों में देखते रहिए। ये देखिए इमरान खान यहां बैठे हैं, बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं। इमरान खान अदालत के रिकॉर्ड रूम में बैठे हैं, कुछ दस्तावेजों पर साइन कर रहे हैं। बाहर पाकिस्तान रेंजर्स के सैनिक खड़े हुए हैं, सिपाही खड़े हुए हैं और बीच में शीशे की दीवार है। इमरान खान ये सब कुछ होते हुए देख रहे हैं और उसके बाद पाकिस्तान रेंजर्स ने इस शीशे की दीवार को बीच में से तोड़ा और जबरदस्ती वो रिकॉर्ड रूम में घुस गए। इन जवानों ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की गर्दन पकड़कर और उन्हें एक तरीके से घसीटकर अदालत से बाहर निकाला और उसके बाद उन्हें वहां मौजूद एक बख्तरबंद गाड़ी में धक्का देकर बैठा दिया। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इमरान खान के साथ ऐसा सलूक पाकिस्तान की सरकार के निर्देश पर ही हुआ होगा और कोई कारण हो नहीं सकता। इन तस्वीरों को भी आप ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए, बीच में इमरान खान आपको नजर आएंगे, कैसे उनकी गर्दन पकड़कर धक्का देते हुए उन्हें ले जाया जा रहा है और फिर एक बख्तरबंद गाड़ी में उन्हें धक्का देकर बैठा दिया गया। ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री का हाल है। पाकिस्तान रेंजर्स के जवान देश में किसी भी व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार नहीं करते जब तक उन्हें पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्रालय से इसका आदेश नहीं मिलता, यानी वहां की होम मिनिस्ट्री से या इंटीरियर मिनिस्ट्री उसको कहते हैं, वहां से आदेश नहीं मिलता। लेकिन इस मामले में इस मंत्रालय ने खुद इस सुरक्षा बल को इस गिरफ्तारी के लिए अपनी अनुमति दी। यानी इमरान खान के साथ आज जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से उन्हें धक्का देकर गाड़ी में बैठाया गया, उसकी स्क्रिप्ट पाकिस्तान की सरकार ने खुद लिखी थी। करके गाड़ी ले गई है जी। इमरान को ये गिरफ्तार करके इमरान खान को ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बायोमेट्रिक वाले रूम में मैं खड़ा हूँ। अभी यहाँ इमरान खान साहब पेश हुए, थोड़ी देर पहले यहाँ से गिरफ्तार किया गया। मैं एग्जैक्टली बता दूँ, ये आप देख रहे हैं, ये बायोमेट्रिक है, ये बायोमेट्रिक मशीन है। यहाँ बायोमेट्रिक करते हैं, यहाँ खड़े होते हैं। खान साहब वहाँ खड़े थे, पहले बाहर से धक्का दे के मारा तो मैं एग्जैक्टली इस जगह खड़ा था, यहाँ पे यहाँ से खड़ा था, वो सामने वहां से आके उन्होंने शीशा तोड़ा है और वो ये आप नीचे देख लीजिए क्या सूरत हाल है। ये दरवाजा है और मेरी आंखों में मारा आंख, इतना जोर का स्प्रे, हम 3 वकील थे और इतना शदीद किस्म का हमला था, बोला नहीं जा रहा है और इस वक्त अभी भी अंदर ये जो है वो एक शदीद शैलेंग के असरात मौजूद हैं। भ्रष्टाचार के जिस मामले में जमानत लेने के लिए इमरान खान हाई कोर्ट आए थे, उस मामले में उनके खिलाफ 1 मई को अरेस्ट वारंट जारी हुआ था और इस मामले में इमरान खान पहले ही कई समन्स को नजरअंदाज कर चुके थे और उन पर अदालत की अवमानना का आरोप भी था। और यही वजह है कि 1 मई को जब उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ तो उन्हें आज जमानत के लिए लाहौर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट आना पड़ा। लेकिन इस दौरान
उन्हें अदालत के सामने पेश होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उन्हें NAB नाम की एक संस्था को सौंप दिया गया। NAB का मतलब है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो और यह पाकिस्तान की एक भ्रष्टाचार विरोधी इकाई है जो पाकिस्तान में आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों की जांच करती है। हमारी ईडी की तरह समझ लीजिए। और इसकी स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी। अब इमरान खान इसी जांच एजेंसी की हिरासत में हैं। इमरान खान की इस गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक ने नाराजगी जताई और उन्होंने इस्लामाबाद के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आंतरिक मंत्रालय के राष्ट्रीय सचिव और एडिशनल अटॉर्नी जनरल को अदालत में पेश होने के लिए कहा है और उनसे पूछा है कि आखिर इस तरह से कोर्ट के अंदर तोड़फोड़ करके एक पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने का क्या मतलब है और इस मामले में इमरान खान को गिरफ्तार क्यों किया गया है और यह कौन सा मामला है जिसके तहत यह गिरफ्तारी हुई है। एक और बड़ी बात यह है कि इस्लामाबाद आने से पहले इमरान खान जब लाहौर में थे तब उन्होंने अपना एक वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया जिसमें उन्होंने पहले ही यह बात कह दी थी कि जब तक देश के लोग उनका यह वीडियो देखेंगे तब तक उनकी गिरफ्तारी हो चुकी होगी और बाद में ऐसा ही हुआ। यानी इमरान खान ये बात जानते थे कि आज उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। इसी वीडियो में इमरान खान ने दो बड़ी बातें कही हैं। पहली बात यह कि वो इस मूर्ख सरकार के शासन में जिंदा रहने से मर जाना ज्यादा पसंद करेंगे और दूसरा, पाकिस्तान के लोगों को अब आजादी के लिए सड़कों पर उतरना होगा। अब देखिए दिलचस्प बात क्या है। जो देश वर्ष 1947 में भारत से अलग होकर अस्तित्व में आया, यानी उन्हें आजादी तो तभी मिली थी जब भारत को आजादी मिली थी 1947 में, और जिसके 1971 में दो टुकड़े हुए, आज उसी पाकिस्तान की हालत फिर से यह हो गई है कि वहां एक बार फिर आजादी की मांग उठ रही है और वहां सेना और सरकार के खिलाफ आजादी का नारा बुलंद किया जा रहा है। आप खुद सुनिए कि इमरान खान क्या कह रहे हैं। वो लोगों से कह रहे हैं कि आजादी प्लेट पर रखकर नहीं मिलती, आसानी से नहीं मिलती, बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। यानी अब 1947 के बाद पाकिस्तान एक बार फिर से आजाद होना चाहता है। मैं आज आप सबसे अपील कर रहा हूं कि आपको अपने हकूक के लिए, अपनी हकीकी आजादी के लिए सबको निकलना पड़ेगा। कभी भी किसी कौम को प्लेट में आजादी नहीं पकड़ाई जाती। आजादी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, जहाद करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है और वही कौम फिर उसको अल्लाह तोहफा देता है आजादी का। यह वक्त आ गया है कि आप सब अपने हुकूक के लिए निकले। ये जो आज मैं जा रहा हूं, वहां कोई पुलिस और रेंजर्स और FC इतनी बड़ी फौज लाने की, मुल्क के पैसे जाया करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास वारंट है, सीधा मेरे पास वारंट लेके आए, मेरे वकील होंगे, लीगल होंगे, मैं खुद ही जाके जेल में तैयार हूं जाने के लिए। कोई मेरे पर केस नहीं है, कोई इस वक्त केस नहीं है, लेकिन मैं मेंटली ज़हनी तौर पे तैयार हुआ हूं कि जेल में डालना है, मैं तैयार हूं जेल में जाने के लिए। मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूं। ये जो इसने डर्टी हैरी ने जो प्लान बनाया हुआ और टोला है इसके साथ, और मैं फिर कहता हूं सोशल मीडिया देखें, सबको पता है कौन कौन इसके साथ है। मैं, अगर अल्लाह ने इनके हाथ में मेरी जान लेके जानी है, उसके लिए भी मैं तैयार हूं। अगर इन चोरों की, इन डाकुओं के नीचे, इन डफर्स के नीचे अगर जिंदगी गुजारनी पड़े ना, इनकी गुलामी करनी पड़े, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इससे बेहतर है कि मुझे ऊपर ले जाए, क्योंकि मैंने कि इस मुल्क से बाहर तो जाना नहीं है, लेकिन इस तरह के गुलाम, इनकी गुलामी से मौत बेहतर है। तो इमरान खान पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं, इतने बड़े क्रिकेट खिलाड़ी रह चुके हैं, पाकिस्तान की टीम के कप्तान रह चुके हैं और जब वो क्रिकेट खेला करते थे तब लोग उन्हें एक फाइटर मानते थे और वो मैदान पर एक फाइटर की तरह ही हर मैच में लड़ते थे, हर मैच में जीत हासिल करने की पूरी कोशिश करते थे। जब वो नेता बने तब भी उनका ये स्टारडम कायम रहा, तब भी लोग उन्हें सुपरस्टार की तरह ही मानते थे और आज भी अगर आप देखेंगे तो उनका ये जो लड़ने का जज्बा है ये वैसा ही है जैसा उनके क्रिकेट के दिनों में हुआ करता था। वो दो रणनीतियां अपना रहे हैं, सोशल मीडिया का पूरा प्रयोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा लगातार इमोशनल वीडियोस डालते रहते हैं सोशल मीडिया पर, जैसे अभी आपने देखा
जब आप सोशल मीडिया पर उन्हें देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई हीरो, कोई अभिनेता इमोशनल होकर अपना कोई डायलॉग बोल रहा है और वो लोगों को रुला देगा। और दूसरी जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं वो जमीन पर लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ी फौज है अपने कार्यकर्ताओं की। इसलिए वो अपने फोन का भी प्रयोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं और जमीन पर अपने कार्यकर्ताओं की भी उन्होंने एक अच्छी टीम तैयार करके रखी है, वैसी ही जैसे उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एक जमाने में तैयार की थी। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद अब पाकिस्तान इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हिंसा की आग में जल रहा है। और खतरनाक सबसे जो बात है वो ये कि यह हिंसा पाकिस्तान की सेना और वहां की खुफिया एजेंसी ISI के खिलाफ हो रही है। सोचिए, एक देश के लोग अपनी ही सेना के खिलाफ हो गए हैं। आज पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब रावलपिंडी में पाकिस्तान की सेना के जनरल हेडक्वार्टर पर, यानी वहां के सेना के मुख्यालय पर लोगों ने हमला कर दिया। और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने वहां काफी तोड़फोड़ की, हिंसा की और वहां मौजूद जवानों पर उन्होंने पत्थरबाजी भी की। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वहीं की तस्वीर है। सोचिए, सेना के मुख्यालय पर अगर हमला हो जाए, पाकिस्तान के अब तक के इतिहास में सेना के इस मुख्यालय का सुरक्षा घेरा कभी नहीं टूटा, लेकिन आज ये सुरक्षा घेरा भी टूट गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे थे अभी, पाकिस्तान के मुख्यालय पर, सेना के मुख्यालय पर इस तरह का प्रदर्शन, इसकी कल्पना पाकिस्तान में कोई कर भी नहीं सकता था, लेकिन आज ये भी हो गया। इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ के समर्थकों ने आज लाहौर में भी कॉप्स कमांडर के घर में घुसकर आग लगा दी और इसी तरह कुछ लोगों ने पाकिस्तान की वायुसेना के मियांवाली एयरबेस पर भी हमला कर दिया और वहां लगे हुए एक डमी एयरक्राफ्ट को आग लगा दी। ये भी तस्वीरें आप देख लीजिए। ये जो तस्वीरें आप सारी देख रहे हैं ये वहां के जो सेना के बड़े बड़े अधिकारी हैं, कॉप्स कमांडर हैं, उनके घरों में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने क्या तोड़फोड़ की है आप देखिए। ये वो घर हैं जहां पर घुसना, प्रवेश करना असंभव सी बात है किसी के लिए। अक्सर जो एयरफोर्स स्टेशंस होते हैं वहां पर जो पुराने फाइटर जेट्स होते हैं उन्हें कई बार प्रदर्शन के लिए बाहर एयरफोर्स स्टेशन के बाहर लगा दिया जाता है। ये पुराने वायुसेना के पुराने फाइटर जेट्स होते हैं। ऐसा ही एक फाइटर जेट वहां पर एक एयरबेस पर लगा हुआ था और उसमें भी वहां लोगों ने आग लगा दी। और ये जो आप देख रहे हैं तोड़फोड़, ये कोई साधारण मकान नहीं है, साधारण लोगों के घर नहीं है। ये पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अधिकारियों के, कॉप्स कमांडर स्तर के लोगों के मकान हैं जिन पर 2400 घंटे इतनी सुरक्षा रहती है। आर्मी के जवान हथियारों के साथ वहां पर तैनात रहते हैं। वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता
लेकिन आज देखिए कैसे इमरान खान के समर्थक घरों में घुस गए और उन्होंने क्या किया है। फैसलाबाद में भी कुछ लोगों ने आईएसआई के मुख्यालय पर पत्थरबाजी की और वहां इन लोगों द्वारा बहुत तोड़फोड़ की गई। इसी तरह की हिंसा कराची में भी हुई, जहां रेडियो पाकिस्तान की मुख्य इमारत को आज आग लगा दी गई। रेडियो पाकिस्तान बिल्डिंग। तो क्या एयरफोर्स स्टेशन हो, क्या पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय हो, बड़े बड़े अधिकारियों के मकान हो, घर हो, पाकिस्तान रेडियो की इमारत हो, सब जगह यही हाल है। इस समय पाकिस्तान बुरी तरह से जल रहा है और ये सारी हिंसा वहां की सेना और आईएसआई के खिलाफ हो रही है। सेना पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है और इसलिए यहां आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि जिस पाकिस्तान में एक पूर्व प्रधानमंत्री को बुरी तरह घसीटकर कॉलर से पकड़कर गिरफ्तार कर लिया जाता है, आखिर उसी पाकिस्तान में सेना अपने खिलाफ हो रहे इतने हिंसक विरोध प्रदर्शनों को रोक क्यों नहीं रही? क्या ऐसा कारण है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की सेना ऐसी है कि उसके मुख्यालय में उसकी मर्जी के बिना कोई जाकर इतनी तोड़फोड़ कर सकता है? क्या वहां के एयरफोर्स के बेस पर जाकर आप एक हवाई जहाज को आग लगा सकते हैं? क्या वहां के कॉप्स कमांडर के घर में जाकर आप पूरे घर को बर्बाद कर सकते हैं, तोड़फोड़ कर सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यह असंभव सी बात है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना का एक तरीके से पूरे देश में वहां पर शासन चलता है। पाकिस्तानी सेना की मर्जी के खिलाफ, मर्जी के बिना वहां एक पत्ता नहीं हिलता। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान की सेना इन लोगों को रोक नहीं पाई या रोकने की कोशिश नहीं की? पाकिस्तान की सेना इतनी नर्म क्यों है इमरान खान के इन समर्थकों पर? आप देखिए, यह सेना का मुख्यालय है, कोई कोशिश नहीं हो रही। वो चाहे तो गोली चला सकते थे, वो चाहे तो बल प्रयोग कर सकते थे, बहुत सारी चीजें कर सकते थे, टैंकों को सड़क पर ला सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया और चुपचाप इस नुकसान को होने दिया, इस आगजनी को होने दिया। तो सेना जो चुप बैठी हुई है अंदर घुसकर, उसके 3 कारण हैं। पहला कारण है, इस कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान की सेना में विभाजन हो चुका है और मतभेद हो गए हैं, यानी पाकिस्तान की सेना इस प्रोटेस्ट को लेकर एक नहीं है और उसमें अब आपको क्रैक्स नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में जो सेना है वो बटी हुई है और विभाजन का डर वहां पर मंडरा रहा है। एक बड़ा कारण तो यह हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान की जो सेना है उसे बहुत ही अनुशासित सेना माना जाता है, बहुत डिसिप्लिन्ड सेना माना जाता है। इसलिए जो पहला है जो कारण है, इसकी संभावना थोड़ी कम लगती है, क्योंकि वहां जैसा मैंने आपको बताया सेना बहुत ही डिसिप्लिन्ड है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि पाकिस्तान की सेना में वहां के पंजाब प्रांत का सबसे ज्यादा दबदबा है और जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी पंजाब प्रांत के ही हैं, यानी सेना में भी पंजाबी हैं और जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं ये भी पंजाबी हैं। इसलिए पाकिस्तान की सेना अपने पंजाबी भाइयों पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेगी जिससे किसी की जान जा सके। गोली चलाना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए ये पंजाबी वर्सेस पंजाबी की लड़ाई हो गई है। पाकिस्तान की जो सेना है वो पंजाबी डोमिनेट करते हैं, लगभग 60% जो लोग हैं पाकिस्तान की सेना में वो पंजाबी हैं। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान, ये सारे शहर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हैं और यहां विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग भी पंजाबी हैं और पाकिस्तान की सेना में भी 60% जवान पंजाबी हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सेना अपने खिलाफ हो रहे इन विरोध प्रदर्शनों को जानबूझकर शायद रोक नहीं रही है, क्योंकि वो पंजाब के अपने ही लोगों पर, अपने ही पंजाबियों पर गोली नहीं चलाना चाहती। पाकिस्तान की सेना के जो मौजूदा प्रमुख हैं, वहां के जो आर्मी चीफ हैं जनरल सैयद असीम मुनीर, वो भी रावलपिंडी से हैं और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से ही आते हैं और यही वजह है कि पंजाब प्रांत में
सेना के खिलाफ हो रहे इन हिंसक प्रदर्शनकारियों पर अभी तक गोली नहीं चलाई गई और उनके साथ कोई सख्ती नहीं की गई, और पाकिस्तान की सेना ऐसा पहले भी कर चुकी है। मार्च 1978 में जब पाकिस्तान में सेना का शासन था और सेना प्रमुख जनरल जियाउल हक थे, उस समय जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद पंजाब प्रांत में इसके खिलाफ ठीक इसी तरह से हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे जैसे आज हो रहे हैं। और जनरल जियाउल हक चाहते थे कि इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन तब पाकिस्तान की सेना के कुछ अफसरों ने विद्रोह कर दिया था और उन्होंने पंजाब प्रांत के इन पंजाबी लोगों पर गोलियां चलाने से इनकार कर दिया था, और इस बार भी पाकिस्तान में ऐसा ही हो रहा है। और तीसरा बड़ा कारण यह हो सकता है, इसके पीछे सैन्य तख्ता पलट की भी एक सोच हो सकती है। यह बहुत सुनहरा मौका है वहां की सेना के लिए अपने आप को और शक्तिशाली करने का और पूरे देश के शासन को अपने हाथ में लेने का, चाहे वो डायरेक्टली ले या इनडायरेक्टली ले। हो सकता है कि पाकिस्तान की सेना ने ऐसा सोचा हो कि वो पहले इन हालात को बेकाबू होने दे, इंतजार करे कि ये हालात बेकाबू हो जाएं, पाकिस्तान जलने लगे, पाकिस्तान में बहुत बुरी स्थिति हो जाए, और जब इतनी बुरी स्थिति हो जाए तब वो बाहर निकलकर कार्रवाई करेगी, और जब इसे नियंत्रित करने के लिए उसे देश की सत्ता अपने हाथ में लेनी पड़े, या फिर इतना तो जरूर होगा कि बाद में जब सेना सब कुछ अपने हाथ में लेगी तो उसकी स्थिति कहीं ज्यादा मजबूत नजर आएगी, और वहां हो सकता है आगे चलकर मार्शल लॉ भी लागू हो जाए, लेकिन यह बहुत दूर की बात है। अभी इसकी संभावना दिखाई नहीं देती। अभी सिर्फ यह संभावना दिखाई देती है कि हो सकता है इन तीनों किसी वजहों से जो हमने आपको बताई, पाकिस्तान की सेना अभी चुप बैठी है, और यह भी हो सकता है कि वो चाह रही है कि अभी स्थिति और बिगड़े और फिर हम सब कुछ अपने हाथ में ले लें, हमारी सारी शक्ति हमें वापस मिल जाए और फिर हम इन सब को काबू में कर लेंगे। और ब्रिटेन ने अभी अभी पाकिस्तान में मौजूद अपने नागरिकों को एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और उन्हें सावधान रहने के लिए कहा है। जब से ये हुआ है, जब से इमरान खान को कस्टडी में लिया गया है, इस्लामाबाद की रोडें, सड़कें और यहाँ की आवाम बाहर आ चुकी है। लोगों ने रोड ब्लॉक कर दिए हैं। मैं इस वक्त एक्सप्रेस वे पे मौजूद हूँ, जो कि मेन इस्लामाबाद की एक्सप्रेस वे है, और इसके अंदर आप पीछे देख सकते हैं पत्थर रख के, झाड़ियाँ दरख्त से तोड़ के, जला के ये सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ही है सारा कुछ, क्योंकि हमें खान साहब के अलावा और कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही। It is an uncalled civil war is ongoing. You can see the thousands of protesters are here. तो ये पाकिस्तान की इस समय की हालत है। ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को सावधान होने के लिए कह दिया है, और अब धीरे धीरे जो बाकी के जो पश्चिमी देश हैं, जो बड़े बड़े देश हैं, वो भी धीरे धीरे अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी करना शुरू कर देंगे कि पाकिस्तान में हालात इस समय गृह युद्ध जैसे बन रहे हैं, और इसकी वजह से वहां अलग अलग प्रांतों और शहरों में सेक्शन 144 यानी धारा 144 लगा दी गई है। अब आप हैरान होंगे कि क्या पाकिस्तान में भी धारा 144 ही होती है? भारत में भी जब कहीं हिंसक घटना इस तरह की होती हैं, तब उस इलाके में धारा 144 ही लगाई जाती है, जो कि पाकिस्तान में लगाई गई है। और पाकिस्तान में यही धारा इसलिए है क्योंकि भारत में यह कानून विभाजन से पहले अंग्रेज लेकर आए थे वर्ष 1898 में, और विभाजन के बाद जब पाकिस्तान अस्तित्व में आया तब उसने भी इसी धारा 144 को अपने यहां बरकरार रखा। तो अंग्रेज जो ये सेक्शन 144 छोड़कर गए हैं, इसे भारत ने भी बरकरार रखा और पाकिस्तान ने भी बरकरार रखा। और भारत, और इसमें पिछले 75 वर्षों के दौरान कुछ संशोधन जरूर हुए हैं, लेकिन यह धारा 144 आज भी दोनों देशों में बरकरार है। इसे धारा 144 ही कहा जाता है। इसलिए पाकिस्तान में भी आज धारा 144 लगी हुई है, और हमारे यहां भी जब कभी कोई इस तरह की स्थिति होती है तो यहां भी धारा 144 ही लगती है, सेक्शन 144। अब आपको यह बताते हैं कि इमरान खान को भ्रष्टाचार के किस मामले में गिरफ्तार किया गया है।
तो ये पूरा मामला उनके एक ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है जिसे अल कादिर ट्रस्ट कहते हैं, और इसके 2 ट्रस्टी हैं, एक खुद इमरान खान और दूसरी उनकी पत्नी बुशरा बीबी। आरोप है कि इमरान खान और उनकी पत्नी ने 1438 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए अपने इस ट्रस्ट का इस्तेमाल किया। उन्होंने ये पैसा अलग अलग माध्यमों से एक रियल एस्टेट फर्म को भिजवाया और बाद में ये पैसा उन्होंने व्हाइट मनी के रूप में इस ट्रस्ट के जरिए ले लिया, उपलब्ध कराया। इनमें 144 करोड़ रुपए इमरान खान के ट्रस्ट को कैश में दिए गए और बाकी पैसा जमीनों के रूप में दिया गया, जिनमें 57 एकड़ की जमीन है, और इसी जमीन पर इमरान खान ने अल कादिर नाम से एक यूनिवर्सिटी भी बनाई है। यानी ये भ्रष्टाचार का मामला है और ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। और इस मामले में इमरान खान को कई सम्मन जारी किए गए थे, लेकिन जब वो पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए तो 1 मई को उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ और आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यानी ये भ्रष्टाचार का मामला है। जैसे मैं आपको बता रहा था, भारत में भी जैसे भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले चल रहे हैं और ईडी उन्हें अरेस्ट कर रहा है, वहां पर भी जो संस्था है जिसने अरेस्ट किया है उसे आप पाकिस्तान का एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कह सकते हैं, पाकिस्तान का ईडी कह सकते हैं। अब इस सवाल पर आते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान की राजनीति के जननायक हैं या वो पाकिस्तान के खलनायक बन जाएंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि इमरान खान खुद भी कोई दूध के धुले नहीं है। यह बात सही है, वो बहुत लोकप्रिय है। यह बात सही है कि जनता का समर्थन इस समय उनके साथ दिख रहा है, लेकिन वो खुद भी इतने शरीफ नहीं है। इमरान खान के खिलाफ 140 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे इस समय दर्ज है, जिनमें 80 से ज्यादा मामले तब दर्ज हुए जब उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आप जानते हैं, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, ये जो देश हैं, यहां पर खूनी राजनीति चलती है। जब तक आप शासन में है, सत्ता में है, तब तक आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही नेता सत्ता से बाहर होते हैं, जो सत्ता में आने वाली उनकी विरोधी पार्टी होती है, वो इसी तरह से कानून का उपयोग करती है, प्रयोग करती है, दुरुपयोग करती है, और वहां पर यही होता है। जो सत्ता में होता है वो अपने विरोधी को जेल में डाल देता है, फिर जब विरोधी सत्ता में आता है तो वो अपने पहले वाले विरोधी को जेल में डाल देता है। यानी विपक्ष के नेता को जेल में ही रहना पड़ता है या फिर देश छोड़कर भाग जाएं। बाकी सबके साथ इमरान खान ने नवाज शरीफ के साथ यही किया और अब नवाज शरीफ इमरान खान के साथ यही कर रहे हैं। इमरान खान जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने तब पाकिस्तान की सेना उनके साथ थी, बल्कि यह कहिए कि पाकिस्तान की सेना ने ही अपने मोहरे के तौर पर इमरान खान को प्रधानमंत्री बनाया, वरना इमरान खान का प्रधानमंत्री बनने का कोई चांस था ही नहीं। वो चुनाव जीत ही नहीं सकते थे अगर पाकिस्तान की सेना उनके साथ ना होती। शर्त यह थी कि वो सेना के मोहरे के रूप में काम करेंगे, जो उन्होंने कुछ वर्षों तक किया भी, लेकिन बाद में उन्होंने पाकिस्तान की सेना के आदेश और सिफारिशों को मानना बंद कर दिया और वो सेना के खिलाफ जाकर काम करने लगे। उन्हें यह गलतफहमी हो गई कि वो तो बहुत लोकप्रिय हैं, वो पाकिस्तान के हीरो हैं और अब उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यहीं से सेना और उनके बीच दुश्मनी शुरू हुई और आज इसी दुश्मनी की वजह से वो एक बार फिर यहां गिरफ्तार हुए हैं, जेल में गए हैं। यहां इमरान खान की किस्मत बड़ी अच्छी है कि सबके बीच उन पर जानलेवा हमला हुआ, लेकिन वो अब भी जीवित हैं, वरना पाकिस्तान का इतिहास ऐसा है कि वहां जो नेता सेना के खिलाफ जाता है उसकी कुछ ही दिनों में जिंदगी समाप्त हो जाती है। तो वहां अगर आप सेना के खिलाफ गए और अगर आप सत्ता से बाहर निकल गए तो आपके पास 3 विकल्प हैं। या तो आपकी हत्या कर दी जाएगी जैसे बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई, या आपको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया गया। आपकी हत्या हो जाएगी जैसे कहा जाता है कि जियाउल हक का जब प्लेन क्रैश हुआ था उसमें भी एक साजिश थी, या फिर आपको देश छोड़कर भागना पड़ेगा जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ को देश छोड़कर भागना पड़ा, या फिर नवाज शरीफ को किसी तरीके से देश छोड़कर भागना पड़ा और वो आज तक वापस नहीं आए। जनरल परवेज मुशर्रफ भी दोबारा पाकिस्तान नहीं लौट पाए और दुबई में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो पाकिस्तान में सत्ता का जो खेल है ये बड़ा खूनी खेल है, इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन खून तो बहता ही है। पाकिस्तान में यह लड़ाई लोकप्रियता के लिए भी हो रही है और इस लड़ाई में इमरान खान का जीतना तय है अगर हम सिर्फ लोकप्रियता की बात करें। और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जल्द से जल्द चुनाव हो जाएं। पाकिस्तान की मौजूदा सरकार का कार्यकाल इसी साल अगस्त में समाप्त हो रहा है और इसके 60 से 90 दिनों के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। यानी अक्टूबर या नवंबर तक वहां पर चुनाव हर हालत में हो जाने चाहिए,
लेकिन सोचिए जब चुनाव होंगे तो इमरान खान का क्या इसमें जीत पाएंगे? इमरान खान अगर चुनाव हुए तो क्या जीतेंगे? क्या ये लोकप्रियता उनके काम आएगी या फिर वो इस मुकाबले में हार जाएंगे? क्योंकि पाकिस्तान में निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद कोई कर नहीं सकता। इसलिए इमरान खान कोशिश तो बहुत कर रहे हैं कि वो लोकप्रिय बन जाएं, वो हीरो बन जाएं, इसीलिए लगातार सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, लगातार वीडियोस डालते रहते हैं। उन पर हाल ही में एक जानलेवा हमला भी हुआ जिससे उनके प्रति सहानुभूति और बढ़ गई। और पाकिस्तान में एक बड़ा वर्ग है, ये बात सही है, जो उन्हें पसंद करता है और उनके पास कमिटेड जो कार्यकर्ता हैं उसकी भी एक बहुत बड़ी फौज है। लेकिन अब बड़ी बात क्या है, पाकिस्तान में वो जननायक बनना चाहते हैं। जैसे हमारे देश में कहते हैं कि एक जननायक कोई बन जाए, वो पाकिस्तान के जननायक बनना चाहते हैं, यानी जनता के नायक बनना चाहते हैं। लेकिन मान लीजिए वो बन भी गए तो क्या तब भी वो चुनाव जीत पाएंगे जो 4-5 महीने के बाद चुनाव होने वाला है पाकिस्तान में? संभावना कम लगती है, क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी निष्पक्ष चुनाव होता ही नहीं है। और अगर चुनाव निष्पक्ष हुआ ही नहीं तो इमरान खान की ये लोकप्रियता धरी की धरी रह जाएगी, उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि वहां कौन जीतेगा कौन हारेगा ये वहां की सेना तय करती है। और आज के हालात ये हैं कि वहां पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये दोनों इस समय सेना को भी खुश करने में लगे हुए हैं, यानी सेना एक तरीके से उनके साथ ही नजर आती है। सरकार और प्रशासन भी उनके साथ है, पुलिस भी उनके साथ है और चुनाव आयोग भी उनके साथ है। और अगर वो इन सबको मिलाकर इस्तेमाल करेंगे चुनाव में तो फिर उन्हें हराना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए इमरान खान को यह देखना होगा कि निष्पक्ष चुनाव अगर होते हैं तब तो ये लोकप्रियता काम आएगी, और अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए तो इमरान खान का जो आगे का जीवन है या तो जेल में कटेगा या फिर उनकी हत्या कर दी जाएगी। और अगर वो बहुत किस्मत वाले हुए तो उन्हें एक विकल्प ये दिया जाएगा कि हमेशा के लिए देश छोड़कर बाहर चले जाओ, जैसे परवेज मुशर्रफ गए थे या जैसा उन्होंने नवाज शरीफ के साथ किया था। इन तीनों विकल्पों में उन्हें एक को चुनना है। लेकिन भारत में या दुनिया के लोगों को चिंतित होने की क्यों आवश्यकता है? यह बहुत ही चिंताजनक खबर है। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारा एक पड़ोसी मुल्क है जिसे हम अपना दुश्मन देश समझते हैं और वो जल रहा है और हम खुश हो जाएं, ये बात नहीं है। पाकिस्तान की ये स्थिति भारत के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि पाकिस्तान के पास भारत से भी ज्यादा परमाणु हथियार है। सोचिए, एक ऐसा देश जो अर्थव्यवस्था में श्रीलंका से भी अब बदतर स्थिति में है। श्रीलंका की तस्वीरें आपने देखी होंगी। आज पाकिस्तान की स्थिति श्रीलंका से भी खराब है। उनके पास पैसा बिल्कुल नहीं बचा है। सरकार एक एक पैसे के लिए, पाई पाई के लिए मोहताज है। एक ऐसा देश जो अंदर से जल रहा है, जहां गृह युद्ध के हालात पैदा हो रहे हैं, जहां की जनता वहां की सेना के खिलाफ खड़ी हो गई है। और वो देश परमाणु संपन्न देश है और उसके पास 165 परमाणु हथियार हैं, जबकि भारत के पास 160 परमाणु हथियार हैं। यानी हमसे भी ज्यादा परमाणु हथियार ये पाकिस्तान के पास है। ऐसे में पाकिस्तान की स्थिति बहुत खतरनाक हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान जैसा जो कमजोर देश है, क्या वो इन परमाणु हथियारों की रक्षा कर पाएगा? क्या पाकिस्तान की कमजोर सरकार, कमजोर प्रशासन इस बात को सुनिश्चित कर पाएगा कि ये परमाणु हथियार गलत इस्तेमाल ना हो, किसी गलत संस्था के, गलत व्यक्ति के हाथ में ना चले जाएं? पाकिस्तान में सैकड़ों आतंकवादी संगठन है। ये क्या गारंटी होगी कि जब सरकार वहां बहुत कमजोर हो जाएगी, जब वहां गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी, जब वहां श्रीलंका जैसी स्थिति हो जाएगी, जहां लोग मंत्रियों के, सरकारों के, प्रधानमंत्री के और राष्ट्रपति के घर में घुसकर तोड़फोड़ करने लगेंगे, तब परमाणु हथियारों की सुरक्षा कौन करेगा? और अगर ये परमाणु हथियार गलत हाथों में चले गए, चाहे तो वो पैसे की वजह से हो सकते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो परमाणु हथियारों को बेच भी सकता है, और वो ऐसा देश है जो परमाणु हथियारों को आतंकवादियों को भी दे सकता है। कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ये परमाणु हथियार गलत हाथों में चले गए तो एशिया नहीं, दुनिया बर्बाद हो सकती है। भारत के पश्चिम बंगाल में द केरल स्टोरी देखने वाले लोगों को आज पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यहां अलग ही कहानी चल रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने इस फिल्म को बैन कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी कोलकाता में कुछ लोग आज इस फिल्म को देखने पहुंच गए, जिसके बाद पश्चिम बंगाल की पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। और यहां बात सिर्फ एक राज्य पश्चिम बंगाल की नहीं है।
आप राजस्थान के जोधपुर से आई ये तस्वीर देखिए, जहां इस फिल्म का पोस्टर व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाने पर एक लड़के के साथ मारपीट हो गई और उसे सर तन से जुदा करने की धमकी दे दी गई। इस लड़के ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर यह लिखा था कि यह फिल्म बहुत अच्छी है और इसे भारत की हर लड़की को देखना चाहिए। बस इतना लिखा था उसने, ताकि वो लड़की लव जिहाद की साजिश से बच सके। लेकिन यह बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी। इसके बाद लड़के के साथ मारपीट हुई और कहा गया कि अगर इस लड़के ने फिर ऐसा किया तो उसका सिर तन से जुदा कर दिया जाएगा। इसके अलावा आज मुंबई में इस फिल्म के क्रू मेंबर्स को अज्ञात नंबरों से धमकी भरा संदेश मिला है, जिसमें लिखा है कि इस फिल्म को बनाने वाले ये लोग अकेले घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि इन लोगों ने यह फिल्म बनाकर अच्छा काम नहीं किया है। तो जो फिल्म की यूनिट है, फिल्म बनाने वाले जो लोग हैं, अब उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं। और जिस क्रू मेंबर को यह संदेश मिला है वो इस फिल्म का प्रोडक्शन हेड है और उनका नाम है भंजय साहू, और उन्हें अब मुंबई पुलिस की तरफ से सुरक्षा दे दी गई है। इससे पहले जब मैंने 2 मई को इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर का इंटरव्यू किया था, इस फिल्म की टीम का इंटरव्यू किया था, उस समय भी उन्होंने यही बात कही थी कि फिल्म बनाने के बाद उन्हें भारी सुरक्षा लेकर चलना पड़ता है। और तब भी मैंने यही बात कही थी कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश में कि किसी को एक फिल्म बनाई, किसी ने एक फिल्म बनाई जो कि उसका क्रिएटिव फ्रीडम है, उसका पूरा अधिकार है, और वो फिल्म बनाने के बाद उसे अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षा लेकर चलना पड़े। मैंने ये भी सुना कि जब आप केरल में शूट कर रहे थे तो आपको तब सिक्योरिटी के लेकर बहुत परेशानी हुई, बहुत ज्यादा लोग नहीं चाहते थे कि आप ये हमारे ऊपर अटैक भी होता। हमने वो कहानी बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि ये पब्लिसिटी के लिए बोला जाता है। रात 12 बजे हमें होटल छोड़ के चले जाना पड़ा था, 3.5 किलोमीटर पैदल चल के उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस की हेल्प लेके हमें जाना पड़ा। ऐसे बहुत सारे कहानियां हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे हमने एक सच्चा फिल्म बनाया, जो बनाना चाहते थे वो बनाए। मतलब ये सबसे बड़ी बात है। एक फिल्म प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, फिल्म क्रू को सिक्योरिटी लेके घूमना पड़े फिल्म के रिलीज के समय, इससे खराब बात क्या हो सकती है? ये बहुत डिस्टर्बिंग है कि हम एक फ्रीडम से एक सच्चे सब्जेक्ट पे एक सच्ची तरीके से फिल्म बनाने के बाद हमें सिक्योरिटी लेके घूमना पड़ता है। बट आई थिंक के ठीक है, अगर किसी को लग रहा है कि उसका इस तरीके से विरोध करना चाहिए तो यही सही है। आप अपना विरोध करें, हम अपनी फिल्म दिखाएंगे और हमें इसी तरीके से जीना है। अगर हमारा विरोध एक दूसरे के प्रति जो है वो बातचीत तक रहे और विचारधारा की लड़ाई रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें कोई वायलेंस की बात ना हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आज आप सबको जो बात समझनी है, देश के लोगों को, जो कि विपुल शाह ने कहा भी, विरोध विचारधारा तक सीमित रहना चाहिए, बातचीत के जरिए विरोध होना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध होना चाहिए। आपको फिल्म अच्छी नहीं लग रही, आप मत देखिए। आपको फिल्म अच्छी नहीं लग रही, आप फिल्म के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप किसी की जान नहीं ले सकते। आप किसी को जान से मारने की धमकियां नहीं दे सकते। आप किसी को यह नहीं कह सकते कि तुमने फिल्म बनाकर अच्छा काम नहीं किया, अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। आप उस फिल्म को कहिए कि फिल्म खराब है, आप इस फिल्म को पुरस्कार मत दीजिए, लेकिन ये जान से मार देने की जो धमकियां हैं ये गलत हैं। और आपने देखा होगा इसका पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है। आपको याद होगा ठीक इसी तरह की धमकियां द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को भी दी गई थी, और आज विवेक अग्निहोत्री को वायु श्रेणी की सुरक्षा में चलना पड़ता है। अब आप इसे यह मत सोचिए कि किसी को अगर सुरक्षा मिलती है तो इसके लिए बड़ी अच्छी बात है, फख्र की बात है। एक आम आदमी को जब सुरक्षा के बीच में चलना पड़ता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, आपका पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। कोई क्रिएटिव आदमी सुरक्षा के बीच में नहीं चलना चाहता, सबको अपनी आजादी प्यारी है। हो सकता है हमारे देश में कुछ नेता ऐसे हों जो सुरक्षा को स्टेटस सिंपल समझते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें सुरक्षा चाहिए अपना स्टेटस दिखाने के लिए, अपनी शक्ति, अपनी पावर दिखाने के लिए। लेकिन जब एक आम आदमी को या एक कलाकार को या एक क्रिएटिव व्यक्ति को सुरक्षा दी जाती है तो वो अपने मन से नहीं चलता इस सुरक्षा में। सोचिए, जब इस तरह का सच दिखाया जाता है, बोला जाता है, लिखा जाता है, तो हमारे देश में यह असहनशीलता किस हद तक बढ़ जाती है कि सच कहने वालों को, सच दिखाने वालों को, सच लिखने वालों को अपनी सुरक्षा के लिए बंदोबस्त करने पड़ते हैं कि कहीं कोई आकर उनकी जान न ले ले। आप याद कीजिए, शार्ली हेब्दो नाम का जो फ्रेंच मैगजीन थी,
उसने कार्टून छापा था, वहां पर न्यूज रूम में घुसकर उस कार्टूनिस्ट की और बाकी लोगों की हत्या कर दी गई। मशहूर राइटर सलमान रुश्दी, उन्होंने किताब लिखी थी, अभी थोड़े दिन पहले अमेरिका में उन पर जानलेवा हमला हुआ, अस्पताल में है, बड़ी मुश्किल से जान बची है। और जब पिछली बार उन्होंने सैटेनिक वर्सेस लिखी थी तब उनको जान से मारने के लिए फतवा जारी हो गया था। हमारे अपने देश में नुपुर शर्मा, आप देख लीजिए नुपुर शर्मा का क्या हुआ, हमारे देश में सब लोग जानते हैं। नुपुर शर्मा आज अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि सिर तन से जुदा कर दिया जाएगा। आज नुपुर शर्मा कहां रहती हैं, कहां जानती, किसी को नहीं पता। वो खुद अपने घर से बाहर नहीं निकलती। उदयपुर में एक टेलर का ऐसे ही कुछ कट्टरपंथियों ने सिर तन से जुदा कर दिया था। तो ऐसा क्यों हो रहा है? यह खबर किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, यह फिल्म किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, यह फिल्म लव जिहाद के उस बिजनेस मॉडल के खिलाफ है जिसे ISIS जैसे आतंकवादी संगठन चलाते हैं। अब आप सोचिए, आतंकवादियों का किसी धर्म से क्या लेना देना है? ISIS का किसी एक धर्म से क्या लेना देना है? और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये लव जिहाद पर फिल्म बनी है, या जब हम लव जिहाद का जिक्र करते हैं तो एक खास वर्ग, एक खास धर्म के लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। आज हम उन सबसे कहना चाहते हैं कि लव जिहाद का मतलब जो है, लव जिहाद एक बिजनेस मॉडल है। जिस बिजनेस मॉडल को एक्सपोज किया जा रहा है तो इसमें किसी को क्या समस्या हो सकती है? लव जिहाद से हमारा मतलब हर मुस्लिम पुरुष और हिंदू महिला की शादी को लेकर नहीं है। जब एक हिंदू महिला, एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम लड़के से शादी करती है तो सारे लव जिहाद नहीं होते। उन शादियों का हम रिस्पेक्ट करते हैं और हमारे देश में ऐसी बहुत सारी शादियां हैं, बहुत सारे विवाह हैं। आपने देखा होगा, शाहरुख खान ने हिंदू लड़की से विवाह किया, सैफ अली खान ने हिंदू लड़की से विवाह किया। हमारे देश में बीजेपी में कई ऐसे नेता हैं, शाहनवाज हुसैन जैसे, जिन्होंने हिंदू लड़की से विवाह किया है। तो क्या यह लव जिहाद है? बिल्कुल नहीं। लव जिहाद वो है जब जानबूझकर एक बिजनेस मॉडल के तहत गलत इरादे से, गलत मंशा से किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के लिए और अपने एक टारगेट को अचीव करने के लिए इस तरह की शादियां की जाती हैं। द केरल स्टोरी नाम की इस फिल्म में दिखाए गए एक संवाद की हमेशा आपको हम बताना चाहते हैं, हमारे देश में चर्चा हो रही है, जिसमें लव जिहाद की वजह से हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म को अपनाने वाली एक लड़की अपने पिता से पूछती है। इस संवाद पर ध्यान दीजिए। लड़की अपने पिता से पूछ रही है कि आखिर उन्होंने कभी हिंदू धर्म और उसकी संस्कृति के बारे में उसे कुछ क्यों नहीं बताया, लड़की को क्यों नहीं बताया। यह शिकायत सिर्फ इस फिल्म का एक हिस्सा नहीं है, यह भारत के करोड़ों लोगों का एक कड़वा सच भी है कि हमने कभी अपनी संस्कृति के बारे में अपने बच्चों को बताया नहीं। आज हमारे देश में बच्चा बच्चा मुगल शासक, उनके पूर्वज और उनके वंशजों का नाम जानता है, लेकिन हमारे देश के लोग महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, पृथ्वीराज चौहान और महाराजा रणजीत सिंह के बारे में या उनके पूर्वजों और वंशजों के बारे में कितना जानते हैं? आप खुद सोचिए, आप क्या जानते हैं? आज हमारे देश के लोग ये तुरंत बता देंगे कि बाबर का बेटा हुमायूं था, हुमायूं का बेटा अकबर था, अकबर का बेटा जहांगीर था, जहांगीर का बेटा शाहजहां और शाहजहां का बेटा औरंगजेब था। लेकिन आप जानते हैं महाराणा प्रताप का बेटा कौन था? क्या आपको पता है महान योद्धा महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था? आप में से बहुत सारे लोग शायद महाराणा प्रताप के पिता का नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन हम आपको बताते हैं कि उनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह द्वितीय था और आज ही के दिन उनके राज परिवार में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था और आज उनकी जयंती है। लेकिन शायद ये बात आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगी। आज हमारा जो मकसद था आपको यह बताने का था कि कुछ चीजें आपको बार बार हर बार बताई गई हैं और आपने उनको याद कर लिया है और कुछ चीजों को दबा दिया गया है। अब दशकों के बाद वो जो दबी हुई कहानियां हैं, हमारी संस्कृति है, जब वो बाहर आ रही है, जो नाइंसाफियां पहले हुई हैं जब वो बाहर आ रही हैं, तो हमारे देश का एक वर्ग ऐसा है जो असहनशील हो रहा है, जो परेशान हो रहा है। और जिंदगी में किताब और इंसान दोनों को पढ़ना सीखिए, क्योंकि किताबों से ज्ञान मिलता है और इंसान से अनुभव। नमस्कार।